हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के लिए चैप्टर इंटेग्रल्स करेंगे। चैप्टर नंबर 7 हमारा NCERT का है। तो वेलकम टू यूनिक कोचिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो इंटेग्रल्स हैं, जो हमारा इंटेग्रेशन प्रोसेस है, उसके अंडर जो हमारे इंटेग्रल्स हैं वो दो तरह के हैं। एक हमने करना है इनडेफिनेट इंटेग्रल्स, इनडेफिनेट, और एक हमने करना है डेफिनेट। तो जो इनडेफिनेट होता है इसमें हम एक तो हम क्या लिखते हैं, ये देखिए, ये हमने लिखा है एक सिंबल जो हमारे लिए क्या है, इंटेग्रल का सिंबल है, इंटेग्रेशन का हमारे लिए सिंबल है। तो इसके अंदर अगर हम कुछ ऐसे फंक्शन लिखते हैं fx, साथ में लिखते हैं dx, तो इसका मतलब हमारे लिए क्या आ जाएगा कि हमने इस f का इंटेग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखेंगे, इंटेग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले तो हमारे पास ये जो fx है इसको हम क्या बोलते हैं, fx को हम बोलते हैं इंटेग्रेंट, जिसका हमने इंटेग्रल फाइंड करना है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इंटेग्रेंट। क्लियर होगी बात। तो ये इंटेग्रेंट हो गया। इसके बाद ये जो हमारे पास x है, ये क्या चीज है, ये हमारे लिए वेरिएबल है इंटेग्रेशन का। तो x क्या चीज है, वेरिएबल ऑफ इंटेग्रेशन। ठीक हो गया। जिसका जो भी क्वेश्चन होगा अगर x में है तो वो हमारा वेरिएबल हो जाएगा इंटेग्रेशन में। तो साथ में अगर हमारा यहाँ x है तो यहाँ पे dx होगा, अगर यहाँ पे y है तो इधर dy होगा। इसके बाद हमारे पास इंटेग्रेशन क्या चीज है, इंटेग्रेशन हमारे पास एक प्रोसेस है, किस लिए, इंटेग्रल्स फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारे पास इंटेग्रेशन एक प्रोसेस हो गया टू फाइंड द इंटेग्रल्स। इसके बाद हमारे पास जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इंटेग्रल सॉल्व हो जाता है हमारे पास, तो हम लास्ट में क्या लिखते हैं अपने आंसर्स में, वहां पे हम हमेशा लिखते हैं +c। तो +c क्या हमारे लिए, ये हमने कब लिखना है, जब हम इनडेफिनेट की बात कर रहे हैं। तो ठीक हो गया। जब हम इनडेफिनेट की बात कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा जब आपने इंटेग्रल कर लिया है उसमें आंसर में +c लगाना है। और c हमारे लिए क्या चीज है, c हमारे लिए है कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन। और c क्या चीज है, वेयर c इज एनी रियल नंबर, c भी एनी रियल। क्लियर होगी बात आपको। c हमारे लिए कांस्टेंट हो गया और इसके बाद ये कोई भी एक रियल नंबर होगा। c इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन। देखिए मैंने क्या बताया, एक इंडेफिनेट इंटेग्रेशन है। इंडेफिनेट इंटेग्रेशन जो हम कर रहे हैं स्टार्टिंग से, उसमें हमारे पास एक ये साइन दिया होगा इंटेग्रल का, ये हमारे लिए s से बना हुआ है, सम, एक तरह से ये सम का साइन है, s का s मीन्स सम है हमारे लिए। तो हमने यहाँ पे लिखा है fx dx। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे इस f का इंटेग्रल फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस fx को क्या बोलते हैं, इस fx को हम इंटेग्रेंट बोलते हैं। और ये जो x लिखा है इसके बीच में ये क्या है, ये वेरिएबल ऑफ इंटेग्रेशन है। और c हमारे लिए कब यूज होगा, जब हम इनडेफिनेट इंटेग्रेशन कर रहे हैं और आंसर जब आपने इंटेग्रल कर लिया सॉल्व तो उसमें +c लगाया करोगे, वो हमारे लिए कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन है। तो आपने स्टूडेंट्स पहले डिफरेंशिएशन कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, तो इंटेग्रल बिल्कुल ही उसका ऑपोजिट है। तो जो हमारा कंसेप्ट है इंटेग्रेशन, इट इज ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, ये आपने दिमाग में रखना है। तो जो फॉर्मूले हमारे पास, जैसे एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं कि हमारे पास हमें पता है कि sin x का जो डेरिवेटिव है, sin x का जो डेरिवेटिव है वो कितना होता था, वो होता था cos x। लेकिन क्योंकि मैंने बोला ये एक दूसरे के ऑपोजिट है इंटेग्रल एंड डिफरेंशियल, तो जब आप इसका इंटेग्रल करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos x का इंटेग्रल sin x आ जाएगा। देखिए सेम किस तरह से, मान लो कि हमने ये कैसे बना, मैंने आंसर लिख दिया आपको, लेकिन बना कैसे है, हमने क्या किया, दोनों तरफ इंटेग्रल लगा दिया। मान लो इधर भी लगा दिया और इधर भी लगा दिया, तो यहाँ dx हो गया साथ में। तो हमने डेरिवेटिव और इंटेग्रल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा sin x और इधर हमारा रहेगा इंटेग्रल cos x dx। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि हमारे पास जो cos x है उसका इंटेग्रल sin x होता है।
और यहाँ पे लास्ट में हम मैंने बोला था जब हो जाएगा सॉल्व तो प्लस सी आप लगा दोगे। तो इस तरह से हमने अपना इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूले इनडेफिनेट के करते हैं। डेफिनेट और इनडेफिनेट में एक ही फर्क है कि जब डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें प्लस सी नहीं लगाते हैं एक तो हम, दूसरी बात प्लस सी नहीं लगेगा तो फिर क्या करेंगे, वहां पे हम कुछ लिमिट्स दी होंगी, कैसे मैं लिख के एक बार बता देता हूं आपको, और वो लिमिट हमने उसमें आंसर में सब्स्टिट्यूट कर देनी। जैसे यहां पे लिखा है 2 to 4x dx, तो हम x का इंटीग्रल कर लेंगे जो भी होगा, इंटीग्रल करने के बाद उसमें प्लस सी नहीं लगाएंगे, और जैसे मान लो मैं बता ही देता हूं कि इसका इंटीग्रल मुझे पता है अभी x²/2 आएगा, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे लिमिट्स पुट करनी है। फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे वेरिएबल की जगह 4 पुट हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 का स्क्वायर बाय 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है हमारे पास कि यहाँ पे लिमिट्स गिवन होंगी, और जब हमने इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया, इंटीग्रल फाइंड आउट कर लिया, तो प्लस सी हम नहीं लगाएंगे, लिमिट्स पुट करेंगे। तो चलिए जल्दी से कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं हम, और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेके चलेंगे इनडेफिनेट की। तो क्या बताया मैंने, हमारे लिए इंटीग्रल क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव हो गया। तो कुछ फॉर्मूले हैं हमारे लिए। फॉर्मूले क्या है, पहला फॉर्मूला हमारे लिए क्या है कि स्टूडेंट्स जनरल फॉर्मूला जो हम पावर फॉर्मूला लगाते हैं वो क्या है, जैसे हमारे पास यहां पे दिया है x की पावर n dx, तो x की पावर n डेरिवेटिव करते थे तो पावर एक आगे आ जाती थी, जैसे इसका डेरिवेटिव क्या आना है, n आगे आ जाएगा और पावर में एक कम हो जाता था, मींस n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या होता है पावर फॉर्मूला एक तरह से ये, इसको क्या बोलते हैं, इसकी पावर में एक इंक्रीज हो जाता है, n है तो n+1, और वही डिनोमिनेटर में पावर लिखी जाती है, और आंसर सॉल्व हो गया तो प्लस सी हमने लगाना है। क्या बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हमारा x की पावर n है तो पावर में एक बढ़ जाएगा और उतना ही डिनोमिनेटर में पावर आएगी, और प्लस सी। एक बात आपने ये याद रखनी है कि अगर आपका ऐसे डिनोमिनेटर में x आ जाए या x की पावर 2 आ जाए, तो आपने इसको ऊपर लेके आना है और फिर पावर फॉर्मूला लगना है। लेकिन एक बात और दिमाग में रखनी है कि अगर पावर 1 है डिनोमिनेटर में x की और ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो उसको ऊपर नहीं लेके आना है, वो बताता हूं जब आगे जाके फॉर्मूला आएगा। अच्छा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता था, तो यहां पे कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, dx लिखा है, तो यहाँ पे अगर हम 1 लिख दें, मैं आपको लिख के बता रहा हूं, वैसे इसका आंसर क्या आना है, x प्लस सी, क्योंकि dx में इसलिए x प्लस सी, लेकिन 1 क्यों लिखा है मैंने, अगर मैं 1 लिख दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं ये भी पता है आपको, किसी भी चीज की पावर 0 हो तो 1 होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट, किसी भी चीज की पावर 0 हो तो 1 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला अपना पावर फॉर्मूला क्या था कि पावर एक इंक्रीज हो जाती है और डिनोमिनेटर में भी वही आ जाता है, तो प्लस सी। तो क्या आ गया, x की पावर 1, नीचे तो 1 है, डिनोमिनेटर में 1 लगाओ चाहे ना लगाओ, तो ये देखिए ये मैच कर रहा है इसके साथ। तो आपने याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर कांस्टेंट आ जाता है और हम dx x में कर रहे हैं तो हमारा आंसर x आएगा इंटीग्रेशन का। तो देखिए इधर x आ रहा है, ओके। तो ये हमारे पास हो गया दूसरा फॉर्मूला। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, cos x का, मैंने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, cos x का इंटीग्रल होता है हमारे लिए sin x। अगर आप डेरिवेटिव की बात करो, sin x का डेरिवेटिव cos x, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से हमारे पास अगर sin x आ जाता है, उसका इंटीग्रल होता है माइनस cos x प्लस सी, ओके, माइनस cos x प्लस सी। तो बिल्कुल उससे उल्टा है, ये माइनस अगर इधर लगा दें तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस sin x, तो ये देखो माइनस इधर आ जाएगा तो अपने माइनस sin x आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रल, जो हमारे लिए क्या होता है tan x प्लस सी। स्टूडेंट एक बात दिमाग में रखनी है, हमने देखो साइन और कॉस एक पावर तक किया है, 2 पावर वाला कोई नहीं किया है, साइन का ना कॉस का। क्यों? क्योंकि उसका इंटीग्रल नहीं होता, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला की हेल्प से। तो हमने यहाँ पे उसके बाद सीकेंड स्क्वायर कर लिया है, ना यहाँ पे tan का किया अभी हमने, ना कॉट का किया, उनके अलग फॉर्मूले होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
तो ये देखिए सीक्वेंट स्क्वायर के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, वो क्या है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्लियर हो गया आपको, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो चलिए ये आपने देख लिए होंगे, इसको मैं अब रब कर रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले लिखता हूं। फॉर्मूला यहाँ पे हम नंबर डाल रहे थे, तो उसके हमारे अकॉर्डिंगली नंबर 7 क्या है वो देखिए। सेवन हम कर रहे हैं सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। तो इसका इंटीग्रल होगा सीकेंट एक्स प्लस सी। याद करो डेरिवेटिव में फिर सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, पढ़ा हुआ है। अगर इधर डेरिवेटिव लगाएंगे, डेरिवेटिव इंटीग्रल आपस में कट जाएगा और इधर इंटीग्रल आ जाएगा, तो सीकेंट एक्स का इंटीग्रल सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। नेक्स्ट कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, इसका होता है माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव में हमने पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर हो गया, तो इस तरह से हमने लगा दिया है। अगर कभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और बाहर माइनस आ रहा है, तो इसके आगे माइनस साइन इनवर्स लगा सकते हो। ठीक हो गया, माइनस साइन इनवर्स लगा सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे लिए होता था tan इनवर्स x प्लस सी। इसी तरह से हमारे पास एक और फॉर्मूला था 1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये किसका होता था, ये हमारे लिए होता था सीकेंट इनवर्स x प्लस सी। क्लियर है, आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, तो ये डायरेक्ट हमारे यूज भी होंगे। 12 e की पावर x dx, इसका e की पावर x प्लस सी ही रहता है। डेरिवेटिव भी इसका यही था, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही था, इंटीग्रल भी इसका सेम यही है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है 1 बाय एक्स dx। ये देखो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर पावर नीचे आ जाए, वेरिएबल नीचे आ जाए, तो उसको ऊपर ले आओ। लेकिन एक बात कंडीशन और भी बताई थी कि अगर 1 पावर है, इसकी कोई पावर नहीं है, मींस 1 पावर है, तो ऊपर तो नहीं लेके जाएंगे। क्यों नहीं लेके जाएंगे मैं बता देता हूं आपको। पहले इसका मैं फॉर्मूला लिख दूं, log mod x प्लस सी। अच्छा जी, अब इसको ऊपर क्यों नहीं लेके जाएंगे 1 बाय एक्स को। अगर इसको ऊपर ले गए तो इसकी पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी, और अगर -1 हो गई, पावर फॉर्मूला लगाते हो स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा x -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा x की पावर 0 और नीचे भी 0। तो ऊपर तो किसी भी चीज की पावर 0 और नीचे 1 होता है, और नीचे तो 0 आ रहा है, तो ये तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। इसलिए हमने ये सॉल्व नहीं करना है इस तरह से। जब भी नीचे 1 पावर आए वो डायरेक्ट लॉग होता है, वेरिएबल की पावर 1 है तो लॉग होता है। एक से बड़ी पावर आएगी तो आपने ऊपर लेके जाना है, न्यूमरेटर में लेके जाना है, तो इसलिए इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे लिए 14th फॉर्मूला यहीं पे लिख देता हूं, वो क्या है, a की पावर x dx। तो इसका डेरिवेटिव शायद आपको याद होगा, a की पावर x इंटू लॉग a था, लेकिन इसका इंटीग्रल क्या है, इसका इंटीग्रल है a की पावर x डिवाइड बाय log a प्लस सी। तो इस तरह से ये हमने कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके पहली एक्सरसाइजेज में यूज होंगे। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं आपकी एनसीईआरटी में से। जल्दी से इसको रब करके मैं आपको कुछ क्या एग्जांपल्स बता देता हूं इंटीग्रल की, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी अब इंटीग्रेशन को समझने में। तो एनसीईआरटी की एग्जांपल नंबर 2 क्या बोला है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। और इसका पहला पार्ट हमने इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। ये देखिए एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो इसका मतलब एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स, अगर ऊपर 2 फंक्शंस हैं हमारे लिए और डिनोमिनेटर में 1 है, तो आप अलग अलग कर लो अगर हो सकता है तो। जैसे यहां पे मैंने क्या किया, एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर कर दिया, अलग हो गया, बीच में dx लगा दिया, 2 फंक्शन अलग बना रहा हूं। यहां पे
1/x² आ गया और dx आ गया। क्लियर होगी बात आपको? याद रखना है कि ऊपर अगर फंक्शन ज्यादा है और नीचे एक है तो आप अलग अलग कर दो, और अगर ऊपर फंक्शन एक होता, मान लो ऊपर x³ होता नीचे x² - 1 होता, तो फिर अलग अलग नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप खुद ही देख लो, अगर आप जबरदस्ती ऐसे अलग अलग करते हो तो यहां तो कोई साइन ही नहीं है बीच में, क्या डालें कि अलग कर दें, तो ये अलग अलग नहीं हो सकता है। तो जब भी ऊपर पावर बड़ी आ जाए न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से, तो आपको लॉन्ग डिवीजन करनी है। दोनों की पावर सेम होगी अगर, तो भी लॉन्ग डिवीजन करनी है। तो डिवीजन आपने कब नहीं करनी है? जब न्यूमरेटर में पावर छोटी होगी। क्या बोला मैंने? कि अगर आपका न्यूमरेटर में पावर जो वेरिएबल की है वो बड़ी आ जाए डिनोमिनेटर से, या इक्वल भी आ जाए, तो लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी इस तरह से। ठीक हो गया? और अगर दोनों ऊपर पावर छोटी है और नीचे पावर बड़ी है, फिर आपको डिवीजन नहीं करनी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका इंटीग्रल्स का। और दूसरा कंसेप्ट क्या है कि अगर ऊपर फंक्शन ज्यादा है और नीचे एक है तो अलग अलग कर दो, जो इसमें मैंने अलग अलग कर दिया है। ये आगे करेंगे क्वेश्चन इस तरह का हम। तो चलिए, ये हमने अलग अलग कर दिया है। तो यहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 पावर और 3 पावर 1 रह जाएगी यहाँ पे। और मैंने बोला था कि अगर आपकी 1 से बड़ी पावर है तो ऊपर ले जाओ, ये लेके ऊपर। तो यहाँ पे पावर फॉर्मूला 1 पावर है तो वो ऐड हो जाएगी 1 पावर, नीचे भी वही, इधर भी। यहाँ पे हमने क्योंकि अलग अलग इंटीग्रल है तो मैंने इसका कांस्टेंट अलग ले लिया है, और यहाँ पे इसमें भी पावर 1 ऐड होगी और नीचे भी 1 पावर ऐड होगी, तो इसमें भी मैंने एक कांस्टेंट ले लिया है। तो यहाँ से क्या आ गया? x² / 2 + c1। तो यहाँ से क्या आएगा? x की पावर -1 / -1 + c2। अब क्या करोगे स्टूडेंट्स? अब आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो वो आएगा x² / 2 + c1। यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये x की पावर -1 डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो 1/x पावर 1 लिखनी है तो लिख लो, नहीं तो ना भी सही। तो -c2। अब ये आ गया x² / 2, वेरिएबल इकट्ठे कर दिए और कांस्टेंट मैंने इकट्ठे कर दिए। तो यहाँ पे आ गया x² / 2 + 1/x + c। तो हमने इन कांस्टेंट्स की जगह पे ये पुट कर दिया है। ये मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन आगे जितना भी इंटीग्रल्स के क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें मैं अलग अलग कांस्टेंट्स नहीं लगाऊंगा, एक ही कांस्टेंट लगाया करूंगा सीधा ही। ठीक है? यहाँ पे c1 c2 नहीं लिखूंगा, लास्ट में +c लगा दूंगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल। इसी का ही हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या है। सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है x की पावर 2/3 + 1 dx। तो क्या करें? सबसे पहली बात, पावर ऊपर देखो 2/3 है, तो हम क्या करेंगे? पावर फॉर्मूला लगाएंगे, 1 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी यही करेंगे, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रल बताया था क्योंकि dx में है, तो x आएगा +c। तो यहाँ पे इंटीग्रल हो गया इसलिए +c लगा दिया। पावर सॉल्व करो, एलसीएम लेंगे, 2 + 3 5/3, नीचे भी 5/3 + x + c। तो ये जो 5/3 आया है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो 5 नीचे आ जाएगा, x की पावर 5/3 + x + c। ये स्टूडेंट हमेशा ऐसे होगा, तो ये हम स्टेप छोड़ दिया करेंगे 5/3 वाला, हम सीधा ही यहाँ पे 3/5 लिख दिया करेंगे क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है 5/3, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 3/5 आएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का ही थर्ड पार्ट, इसी एग्जांपल नंबर 2 का थर्ड पार्ट। वो क्या है हमारे लिए? थर्ड पार्ट हमारे लिए है x की पावर 3/2 + 2e की पावर x - 1/x dx। तो इसको इंटीग्रेट करना है हमें। तो इंटीग्रेट करना है, पहले तो पावर फॉर्मूला ही है 3/2 + 1, और डिनोमिनेटर में भी 3/2 + 1। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है ना आपको? तो चलिए आगे देखिए, 2e की पावर x का मैंने बताया था इंटीग्रल डिफरेंशियल सेम रहते हैं, तो e की पावर x ही रहेगा। 1 पावर है तो ऊपर तो नहीं लेके जानी, पहली कंडीशन थी, तो क्या करेंगे? log x आएगा, log mod x + c। यहाँ सॉल्व कर लेंगे पावर x की पावर, फिर 2 + 3 5/2, और नीचे भी 5/2 आना था, मैंने बोला था हम डायरेक्ट लिख दिया करेंगे ऐसे, 2/5 डिनोमिनेटर में आना था ना, इसलिए। तो ये आ गया 2e की पावर x
माइनस लॉग मोड एक्स प्लस सी। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपनी एग्जाम्पल कर ली है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 3, एनसीईआरटी की एग्जाम्पल नंबर 3। वो क्या है हमारे लिए? एग्जाम्पल नंबर 3, और इसका मैं आपको थर्ड पार्ट करवा रहा हूं। थर्ड पार्ट में क्या है हमारे लिए? इंटेग्रेट 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट सॉल्व करते जाएंगे। अब आप क्या करोगे? मैंने बोला था ऊपर ज्यादा आपके फंक्शंस है, नीचे एक है, तो अलग अलग हो जाएगा। तो बिल्कुल अलग अलग करेंगे। 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब ये कॉस स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होता है? 10th में पढ़ा है आपने। तो कॉस स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो सीकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहां पे दो कॉस हैं तो एक कॉस मैंने साइन को दे दिया ऐसे, और एक कॉस मैंने अलग कर दिया। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan x होता है, ठीक है। और ये जो कॉस है इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये सीकेंड x हो जाएगा। बस अब लास्ट स्टेप है हमारा, क्या करेंगे? इंटेग्रल कर लेंगे। तो सीकेंड स्क्वायर x का इंटेग्रल tan x होता है, और सीकेंड x टेंजेंट x का इंटेग्रल सीकेंड x और प्लस सी। देखिए फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट हम इंप्लीमेंट उसमें कर रहे हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1 से कुछ क्वेश्चंस। क्या है वो देख लेते हैं अभी जल्दी से। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। क्या करोगे स्टूडेंट? इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे। जब आप एक्स स्क्वायर को 1 से करोगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, और जब आप एक्स स्क्वायर को 1 बाय एक्स स्क्वायर से करोगे तो क्या आएगा? देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या बचा? 1 बचा है। बहुत बच्चे 0 लिख देते हैं, 0 नहीं होता। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करता है तो 1 आता है। अब इंटेग्रल 2 पावर है तो एक पावर इंक्रीज होगी। मैंने बोला था +1 करते हैं 3, डिनोमिनेटर में भी 3। 1 का इंटेग्रल, x कांस्टेंट है, प्लस सी। क्लियर आपको? इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। ये आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं और फॉर्मूले बीच में आपको लगा के दिखा रहा हूं, तो इसलिए हम बीच बीच में से ये क्वेश्चंस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ताकि आपका सारा एक्सरसाइज कवर हो जाए। ऊपर आ रहा है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर dx। अब हम क्या करेंगे? अब अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने बोला ज्यादा फंक्शन है, अलग अलग कर लो। वैसे पावर बड़ी है पर लॉन्ग डिवीजन यहाँ पे नहीं करनी, क्योंकि अलग अलग आराम से हो रहा है। ये देखिए अलग अलग हो गया। यहाँ पे 2 पावर कट जाएगी, क्या बचेगा? 1 पावर बचेगी। यहाँ पे दोनों पावर कट रही हैं तो 5 बचेगा। यहाँ पे पावर 1 से बड़ी है तो मैंने बोला था ऊपर लेके जाना, 1 पावर 1 से बड़ी है। तो अब आप जल्दी से इसका इंटेग्रल कर दो। x की पावर 1 है तो 2/2 हो जाएगा, 1 पावर बढ़ जाएगी। 1 पावर है तो 2 पावर हो जाती, नीचे भी ये कांस्टेंट है तो x लग जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या करके दिखाना है? ऐसे +1। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो क्या बन गया? x²/2 प्लस 5x। यहाँ से -1 आना था, -1 स्टूडेंट्स, वो -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और पावर में क्या आना था? -1 प्लस सी। बस आप इसको लास्ट स्टेप करो और डिनोमिनेटर में ले आओ। पावर माइनस में है ना, तो नीचे ले आएंगे और इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको? तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इसी एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स। वो क्या है हमारे लिए? क्वेश्चन नंबर 13, इंटेग्रल x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 होल डिवाइड बाय x माइनस 1 dx। तो अब आप इसमें क्या करोगे? इसमें भी स्टूडेंट्स आप क्या अलग अलग कर सकते हो? नीचे तो 2 आ रहे हैं, मैंने बोला था 1 हो तो अलग अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बड़ी पावर 3 है, तो मैंने क्या बोला था कि अगर ऊपर पावर बड़ी है और नीचे छोटी हो तो डिवाइड होता है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है क्योंकि इसमें फैक्टर बन रहे हैं। किस तरह से? देखिए मैं ऊपर पहले 2 में क्या कर रहा हूं? कॉमन निकाल रहा हूं x²। तो x² कॉमन निकाला, 2 पावर निकाली, यहाँ 1 पावर बची,
और यहाँ खत्म होगी, 1 आ गया माइनस का क्योंकि एक्स स्क्वायर बाहर गया है, और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा दोनों में, अगले दो में, तो 1 कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे आ रहा है x माइनस 1। अब आप ऊपर ध्यान दो तो आपका x माइनस 1 कॉमन आ रहा है पूरे में। जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ से +1 और साथ में नीचे x माइनस 1 dx। तो ये कट गया यहाँ से, तो क्या बचा हमारे लिए x स्क्वायर +1 dx। अब सिंपल इंटेग्रल है, 2 पावर है, तो मैंने बोला था एक पावर बढ़ेगी, 3 ऊपर और 3 नीचे, कांस्टेंट का x प्लस c। तो ये हमने सॉल्व कर लिया स्टूडेंट। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि अगर ऐसे डिवीजन मतलब फैक्टर बन रहे तो बना लो, लेकिन अगर फैक्टर नहीं बन रहे तो फिर आपको क्या करना है। मैंने बोला ना एक से ज्यादा फंक्शन अगर नीचे है तो अलग अलग तो नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये बोली कि अगर ऊपर पावर बड़ी है वेरिएबल की नीचे वाले से तो लॉन्ग डिवीजन होती है, तो यहाँ आप लॉन्ग डिवीजन भी यूज कर सकते हो। किस तरह से लॉन्ग डिवीजन करोगे देख लो एक बार जल्दी से। हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 x माइनस 1 से, तो x स्क्वायर से किया x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करने होते हैं, आपको आती है ये लॉन्ग डिवीजन, कट गया तो x माइनस 1। अब ये यहाँ पे सेम है दोनों वेरिएबल, तो 1 आ जाएगा x माइनस 1, फिर साइन कट जाएंगे चेंज करके, ये वैल्यूज कट जाएंगी, तो आंसर आ गया 0। अब स्टूडेंट्स इसको इंटेग्रल में कैसे लिखते हैं, ये तो मैंने डिवीजन तो सिखा दी। इंटेग्रल में लिखते हैं कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, और इसका इंटेग्रल कर लेते हैं। इसमें कोशेंट हमारा ये वाला है, कौन सा कोशेंट है हमारे लिए, ध्यान दोगे तो ये हमारा कोशेंट है ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और हमारा रिमाइंडर कितना है स्टूडेंट्स, रिमाइंडर तो 0 ही आ रहा है, तो डिवाइजर वो होता है जिससे हम ये बार डिवाइड करते हैं, तो ये x माइनस 1। अगर स्टूडेंट हम ध्यान दें तो यहाँ पे ये वाली टर्म तो 0 ही हो जाएगी क्योंकि नीचे ऊपर 0 आ रहा है, तो ये फंक्शन खत्म हो गया, तो क्या बचा x स्क्वायर प्लस 1, और इसका इंटेग्रल करें, अभी करके दिखाए देखो, x स्क्वायर प्लस 1 मैच कर गया ना, तो आंसर भी सेम ही आएगा x क्यूब बाई 3 प्लस x प्लस c। तो देखिए इस तरह से हमने लॉन्ग डिवीजन करनी है। कैसे लिखना है इसको फिर, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो आपको ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज इंटेग्रल्स की हमने की है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से इससे रिलेटेड जितने भी आपने एग्जांपल्स या एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आपने ट्राई कर लेने हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आपने ज्यादा लाइक एंड शेयर करना है स्टूडेंट्स, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।